Hello children, how are you? I hope you all are fine. Today I will explain the functions of accounting. So today we will discuss about the functions of accounting, how the accounting is working. So let's concentrate and start the concept. First, maintaining complete and systematic records, communicating the financial result to various parties, protecting the assets of business, providing assistance to management, trustship, compliance of legal needs. Accounting is a definite process of interlinked activities that begin with the identification of transaction, already I have explained in previous video, and end with the preparation of financial statement like profit and loss and balance sheet. Every step in the process of accounting generate information. Generation of information is not an end in itself. It is a means to facilitate the dissemination of information among different users group like internal users or external users. So functions will be working for providing information for making economic decisions, serve the users who rely on financial statement as their principal source of information, provide information useful for predicting of evaluating the amount, timing and uncertainty of potential cash flows, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कितना पैसा आपके पास आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर और कितना पैसा आप दे रहे हो. तो जब हमारे पास पैसा आता है ड्यूरिंग द ईयर, हाउ वी व्हेन वी विल कैलकुलेट द कैश in during the year, that is called the cash inflow, and when we will use the cash for payment, that is called the cash outflow. So provide information for judging management ability to utilize resources effectively in meeting goals. So in this functions we have known about the maintaining complete and systematic record, कि जो भी हम अकाउंटिंग में जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग के हम रिकॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो हमेशा हमारा कंप्लीट होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो हमें अकाउंट से मिलता है. और यही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे लिए एक फाइनेंशियल पोजीशन को क्रिएट करते हैं और हर एक फर्म को पता चलता है कि उसकी करंट में या प्रीवियस में या एडवांस में नेक्स्ट ईयर में क्या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल होने वाली है. कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे पास है, सपोज प्रॉफिट है या लॉस है, तो उससे कितनी अदर पार्टीज को, वेरियस पार्टीज को क्या प्रॉफिट या फिर लॉस होने वाले हैं. प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस, आप जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर फर्म को बताना पड़ता है, फर्म को या सोल प्रोप्राइटर को ये दिखाना पड़ता है कि उसके पास कितनी एसेट्स, कितने सामान जो प्रीवियस में थे, आज करंट में आज कितने हैं प्रेजेंट में, और एडवांस में हम कितनी टेक्नोलॉजीज को या कितनी मशीन्स को परचेज करने वाले. तो इस तरह से जब हम एक रिकॉर्ड बना देते हैं अपनी एसेट्स का, तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास एसेट्स हैं, तो हमारा उनके ऊपर एक क्या होता है, ध्यान लगना शुरू हो जाता है. और हमें अगर सपोज हमें कभी उसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है या किसी आउटसाइडर को ये बताना है कि हमारी फर्म के अंदर कितनी मशीनें हैं या कितनी हमारी बिल्डिंग कितनी है या किस तरह की है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, और जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा साधन होगा, रिसोर्स होगा. प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यहाँ पर जब हमारे पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, तो हम यही सारी फैसिलिटीज अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेंगे और जिससे हमें एक बेस्ट रिजल्ट वहाँ पर कंक्लूजन में मिलेगा. ट्रस्टशिप पता चलती है कि आपकी कितनी ट्रस्टशिप है अपने लिए और दूसरों के लिए. कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, और जितनी भी लीगल नीड्स है आपने वो फॉलो की है या नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं. तो ये सारी अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से हैं कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की जहाँ पर हम मेंटेन कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली, कम्युनिकेट कर रहे हैं किस पार्टीज के लिए, वेरियस पार्टीज के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नली. प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी एसेट्स को, वहाँ पर एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब वो रिकॉर्डेड है तो इसलिए वो हमारी प्रोटेक्ट भी हो जाएंगी. अगर वहाँ पर चोरी हो जाएगी या खो जाएगी तो हमें वो सब चीज़ें भी क्लैरिफाई हो जाएंगी. प्रोवाइड कर रहे हैं हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजमेंट के लिए. जो मैनेजमेंट इंटरनल एक्सटर्नल जो पार्टीज हैं उनकी ट्रस्टशिप आपस में एक दूसरे के लिए कैसी है, ये चीज़ें भी हमें पता चलेगी. और कितनी लीगल नीड्स हमने अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज़ की है, कितने प्रोसेस को हमने यूज़ किया है, उनके स्टेप्स को
थ्रूली हमने यूज़ किया है या नहीं, या हमने किसी प्रोसेस के कंसेप्ट को वहाँ पर अवॉइड तो नहीं कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पर क्लियर होंगी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का पहले मैं मतलब बता रही हूँ। बुक कीपिंग का मतलब है कि जैसे आप लोग अपनी जो सिलेबस है या जो बुक्स हैं या जो नोटबुक्स हैं उनको आप कैरी ऑन करते हो, स्कूल में ले जाते हो और रेगुलर उनमें अपना काम करते रहते हो। तो इसी तरह से जब अकाउंट में या अकाउंटेंसी में जब पैसे का लेन देन होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उन सभी ट्रांजेक्शन को किसी एक बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। उन सभी के जो हमने सपोज, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फर्स्ट हमें सबसे पहले जनरल बनाने पड़ते हैं, तो जनरल के बाद हम उन सबको लेजर में पोस्ट करते हैं। तो जनरल का मतलब है कि एक ऐसी बुक जिसमें हमने अपने सारे डेली के जो सपोज एक दिन में आपने अर्ली मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक जितनी भी ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ की, मार्केट में आपकी शॉप है, सपोज आपकी शॉप है मार्केट में, आपने कितना कैश में सामान बेचा, कितना आपने उधार में सामान बेचा, किसी ने आज आपको पैसा दिया जो आपकी ड्यू पेमेंट थी, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स आपने एक दिन में की। अब वो सारी रिकॉर्ड्स आप साथ के साथ अपने हैंड टू हैंड एक रजिस्टर में मेंशन कर रहे हो, तो ये आपका एक बुक कीपिंग है। जब हम इसे सेपरेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेजर, कि वहाँ पर अब हमें राम के अकाउंट को अलग खोलना पड़ेगा, श्याम का अकाउंट अलग होगा, क्योंकि सबके सेपरेट जो अकाउंट है, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है, उनके अकाउंट से उसके डेबिट और क्रेडिट को हम मेंशन करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी तरह से बुक कीपिंग का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं रेगुलर उसमें, तो उन सभी जो ट्रांजेक्शन हो उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड द बुक कीपिंग। Bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books, कि आप जो भी अपने बिजनेस में डीलिंग्स कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करना अपनी पर्टिकुलर बुक्स में, दैट इज कॉल्ड द बुक कीपिंग। ये हमारी डेफिनेशन है बाय R.J.R. बैटली बॉय। इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनिंग, मतलब यहाँ पर हमें उसका रिकॉर्ड भी रखना है और मेंटेनेंस भी करनी है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। The maintenance of books of accounts include the following 4 activities, कि जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, तो हमें यहाँ पर 4 ये एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सपोज मैंने आपको एक चॉकलेट खाने के लिए दे दी, तो ये कोई हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैंने वही चॉकलेट आपको 10 रुपीज़ की दी और आपसे मैंने वापस में 10 रुपीज़ लिए, तो इसका मतलब ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको कुछ सामान दिया और बदले में आपने मुझे पैसा दिया। तो इस तरह से जब भी हमारे पास सबसे पहले जो रिकॉर्ड होगा, वहाँ पर हमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए है या फिर नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि केवल अकाउंटिंग में हम जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से कोई चीज़ खाने की ले रहे हैं या कोई हमने उसको सामान दिया है उसको यूज़ करने के लिए, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को हम अपने फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है उनमें मेंटेन नहीं करते हैं। सेकंड इज मेजरिंग। अब यहाँ पर ये एक अकाउंटिंग की प्रोसेस के स्टेप है जो हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ वो बता रहा है कि जब हम अपने बुक कीपिंग को करते हैं तो बुक कीपिंग में हमें ये चारों जो एक्टिविटीज़ है वो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो सेकंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पर मेजरिंग, अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारी हो रही है वो पैसे से रिलेटेड है और कितने पैसे की कौन सी ट्रांजेक्शन है। जैसे हमने 10,000 रुपये का पेट्रोल, किसी ने अपनी गाड़ी में 10,000 रुपये का पेट्रोल डलाया या 5,000 का डलाया, तो इस तरह से हम जब मेज़र कर देते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एसेट को या किसी भी जो हमारी एक इंटेंजिबल और इंटेंजिबल जो एसेट होती हैं, कुछ एसेट ऐसी होती है जिनको हम छू ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कुछ एसेट ऐसी होती है जो इंटेंजिबल होती है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इस तरह की अगर कोई भी एसेट है तो वहाँ के उसके जो यूजिंग पॉइंट है या उसको हम टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं कि कितने पैसे की कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब हम यहाँ पर थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे एक्टिविटी रिकॉर्डिंग, कि जो भी चीज़ें हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं सबसे पहले हमें पहचानना है कि वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं। मेजरिंग, अब हमें उसके जो अगेंस्ट में नेचर को, जो नेचर है उसका मनी नेचर, वो चेक करना है कि जो ट्रांजेक्शन है वो कितने अमाउंट की है, कितनी वैल्यू की है। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। अब
हमें पहचानने के बाद, मेजरिंग करने के बाद उसको एक प्रॉपर बुक्स में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्रीज जो होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि ओरिजिनल एंट्रीज का मतलब, बुक्स का मतलब होता है कि ऐसी बुक्स जो अकाउंटिंग में यूज होती है और जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द रियल। और रियल बुक्स, उनको हम रियल बुक्स भी कह सकते हैं। क्लासिफाइंग दैम इनटू लेजर, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाइड कर लिया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, और अब हमने इसको सेपरेट अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द लेजर। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग स्टार्ट तब होगी जब हमारी बुक कीपिंग का एंड हो जाएगा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, समराइजिंग, अब हमें वहाँ पर एक समरी कलेक्ट करनी है, द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर अकाउंटिंग कह रही है कि जब हम अपने जो रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन कर लेंगे और वहाँ पर जो हमारी 4 एक्टिविटीज़ थी, 4 एक्टिविटीज़ थी, उनके अकॉर्डिंग हमने उनको फॉलो किया। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ इज क्लासिफाइंग। इन सबको करने के बाद अब हमें अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और यहाँ पर अकाउंटिंग से अब हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। फर्स्ट समराइजिंग, कि जो भी हमें समरी मिली है, जो हमने समरी बनाई है, उससे हमें क्या प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है या फिर क्या हमारी एसेट और लायबिलिटीज इक्वल हो रही हैं या नहीं। बैलेंस शीट का मतलब है कि अब सब बच्चे को दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि मैडम अब हमें तो ये नहीं पता डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं पता है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, और आप बार बार बात कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, तो हम अब डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया, दैट इज कॉल्ड डेबिट, और उसके लिए सिंबल है प्लस। क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट, इन शॉर्ट फॉर्म CR। क्रेडिट का मतलब है व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं माइनस। तो इस तरह से डेबिट का मतलब है व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो प्लस, और क्रेडिट का मतलब है व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, माइनस का सिंबल है। तो इस तरह से हम इन दोनों जो डेबिट और क्रेडिट है इनकी टर्म्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने किसी रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया तो वहाँ पर प्रिपेयर करने से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, जिसके लिए हमने जो समरी बनाई है, जो सभी चीज़ें अपने प्रोसेस को यूज़ किया है, उससे हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। जो रिजल्ट हमारा प्रॉफिट लॉस का मतलब है, प्रॉफिट लॉस एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हमारे पास अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आती है, डिफरेंस वैल्यू आती है, तो उसका मतलब होता है नेट लॉस। वहाँ से हमें पता चलता है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, कि सबसे पहले हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, अगर कोई फर्म है जो मैन्युफैक्चर्ड है, सपोज एक अशोक नाम का एक आदमी है, वो जूते का व्यापारी है, तो वहाँ पर वो जूता बनाता है, उसी को वो सेल करता है। तो इस तरह से अगर उसको जूता बनाना है, तो जूता बनाने के लिए उसको सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल जो है, जो बेसिक उसके रिसोर्स हैं, उनको अरेंज करना पड़ेगा। सपोज अब उसको जूता बनाने के लिए चमड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, थ्रेड चाहिए, मशीन चाहिए, तो ये सारी चीज़ सपोज उसने अरेंज कर दी, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि जो भी चीज़ें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेसेसरी चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं, और वहाँ पर हम उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं कि इसके बाद सेकंड अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है प्रॉफिट और लॉस का, जहाँ पर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो आपने प्रोडक्ट बना दिया है, उस प्रोडक्ट को अब सेल करने के लिए आपके कितने खर्चे होंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि अगर किसी सामान को बनाने के लिए जो रिसोर्स आपको चाहिए थे, जो सोर्सेज जो आपको वहाँ पर मटेरियल चाहिए था, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको जो और खर्चे करने हैं एडिशनल, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम प्रॉफिट और लॉस में मेंशन करते हैं, और वहाँ से हमारे पास डिफरेंस बच के आता है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। इसके बाद हम जो थर्ड हमारा स्टेप है अकाउंट का, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसका एंडिंग है, कि बैलेंस शीट में हमेशा एक फर्म ये कोशिश करती है कि जो मेरी एसेट्स और मेरी लायबिलिटीज,
चीज़ें सामान जो हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट्स और फिक्स एसेट्स, तो इस तरह से जो एसेट्स आपके पास है वो आपकी एसेट है। लायबिलिटीज़ का मतलब है जो अमाउंट आपके ऊपर ड्यू है और जिन्हें आपको फ्यूचर में पे करना है, जिसमें आपके उधार देने वाले क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक लोन होता है, तो ये सब हमारी कौन क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज़। तो इसलिए फर्म वहाँ पर दोनों को हमेशा बैलेंस शीट को हमेशा इक्वल करते हैं कि लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट, कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ की हैं या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है और दोनों इक्वल करते हैं, ना हम प्रॉफिट में हैं और ना ही हम लॉस में। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट। अब यहाँ पर एनालाइज करना है कि सपोज हमारे पास रिजल्ट, अगर सपोज कोई बच्चा 8th क्लास में है और अभी वो करंट में 9th क्लास में आया, तो अब अगर 9th क्लास में उसकी परसेंटेज ग्रो कर रही है, तो वो एनालाइज कहाँ से करेगा कि अरे 8th क्लास में तो मैं इतना अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था, क्यों नहीं ला पाता था, क्या रीज़न थे। इन सारी जो भी इस तरह की जो क्वेरीज हैं, इन सभी क्वेरीज को वो शॉर्ट आउट करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि मैं जो मेरी प्रीवियस क्लास थी वहाँ पर मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे थे, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, क्या मिस्टेक मेरी तरफ से थी या मेरी प्रेजेंटेशन में थी। तो यहाँ पर अगर उसके 9th में ग्रो कर रहा है या वो डल हो रहा है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो वहाँ से वो क्या करेगा, अपने आप को एनालाइज कर सकता है और वहाँ पर क्वेरी कर सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एनालाइज का मतलब कि जो भी हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए हैं उससे हमने सबसे पहले समराइज किया और ये जानने की कोशिश की कि फर्म प्रॉफिट में, लॉस में है और उसकी बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को क्या स्टेबिलिटी शो करती है। एनालाइजिंग की, अब वो एनालाइज कर रहा है कि मैं लास्ट ईयर में अच्छा काम कर रहा था, लास्ट ईयर में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मेरे रिसोर्स कम यूज़ हुए, या फिर करंट ईयर में मेरे रिसोर्स ज़्यादा हैं और मेरे पास प्रॉफिट या लॉस भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब आपको जो भी पार्टीज जो इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहती है कि आपकी फर्म कहाँ स्टेबल है, क्या किस पोजीशन पे है, क्या आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, या आपका मैनेजमेंट कैसा है, या आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, एनालाइजिंग क्या कह रही है। तो इस तरह की चीज़ें आप एक दूसरे से, जो आपकी पार्टीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब वो सभी लोग जो आपके साथ फर्म में काम करें, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज का मतलब कि ऐसे लोग जो बाहर हैं लेकिन आपसे लिंक्ड हैं और जिनके आपकी फर्म के ग्रो करने से उनको भी प्रॉफिट होता है और उनको नुकसान भी होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पार्टीज। In a small concern, the accountant perform the work of a bookkeeper also. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक छोटा अगर बिजनेस है तो वहाँ पर जो अकाउंटेंट है वो केवल एक बुक कीपर का काम करता है। इसका मतलब कि अगर कोई छोटी सी फर्म है और वहाँ पर उसने अपने काम को मेंशन करने के लिए, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किसी अकाउंटेंट को वहाँ पर किया रखा हुआ है, तो वो सिर्फ क्या करेगा कि जो भी रिकॉर्ड आप उसको देते रहेंगे वो आपके रिकॉर्ड को लिखता रहेगा, तो इसीलिए उसको हम बुक कीपर कहते हैं। नाउ इज अकाउंटेंसी इफ रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब अकाउंटेंसी का मतलब है कि जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज है वो अकाउंटेंट है और वही अकाउंटेंसी को मेंटेन कर सकता है। Knowledge of accounting concerned with the principle and techniques which are applied in accounting। अब यहाँ पर अकाउंटेंसी का मतलब है कि जो अकाउंटिंग के प्रोसेस है, अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ है, ये केवल उसी को पता होगा जिसको अकाउंटिंग आती होगी। और जब वो अकाउंटिंग के इन सभी प्रोसेस को, इन सभी एक्टिविटीज़ को यूज़ करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अकाउंटेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। विच आर अप्लाइड इन अकाउंटेंसी accounting, it tells us how to prepare the book of accounts, how to summarize an accounting information and how to communicate it to the interested parties। अब यहाँ पर अकाउंटेंसी हमें बताती है कि जो भी रिकॉर्ड हमारे पास है उसको बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, इन सभी टेक्निक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जिनको आप अकाउंटिंग में फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर इसके बाद कह रहा है कि अकाउंटेंसी हमें बताती है कि कैसे हमें अपने अकाउंट्स की बुक को प्रिपेयर करना है, किस तरह से समराइज करना है जिससे हमें अपने प्रॉफिट या लॉस या अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले, और किस तरह से हमें अपने अकाउंटिंग
अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है अपने इंटरेस्टेड पार्टीज, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर से, जिससे हमें अपनी फर्म की स्टेबिलिटी, उसकी अचीवमेंट, उसके गोल्स, उसका फ्यूचर, उसकी स्टेबिलिटी, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में लगातार पता चलता रहे. At last, I would like to say that most of you are submitting homework and watching the videos. Please recommend your friend to do the same. So take care, students, and goodbye.